व्हाट इज़ मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो जो मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, जब दो से ज़्यादा फिटस एक टाइम पे ग्रो करते हैं फिटस यूट्रस के अंदर, तो उसको हम मल्टीपल प्रेगनेंसी बोलते हैं। जो मल्टीपल प्रेगनेंसी है ज़्यादातर जो होती है वो ट्विन प्रेगनेंसी होती है, मीन्स दो फिटस ग्रो करते हैं। उसके अलावा 3 भी ग्रो कर सकते हैं, ट्रिपलेट्स 4, 5, 6 कितने भी ग्रो कर सकते हैं। सो मेनली जो ट्विन्स हैं उनकी दो वैरायटी हैं, डाइजाइगोटिक एंड मोनोजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक सबसे कॉमन है, उसमें क्या होता है दो ओवा होते हैं जिनको हम फ्रेटर्नल ट्विन्स बोलते हैं। तो दो ओवम होंगे, उनकी फर्टिलाइजेशन की वजह से होगा। मोनोजाइगोटिक क्या है, सिंगल ओवम की फर्टिलाइजेशन की वजह से होगा। नाउ कैसे जेनेसिस होता है इनका ट्विन्स का, तो जो डाइजाइगोटिक्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, दो ग्राफियन फॉलिकल्स होंगे, हो सकता है एक ओवरी से हो सकता है अलग अलग ओवरी से हो, और दो स्पर्म होंगे एक साइकिल में। उसके बाद उनकी इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट होगी, और जो बेबीज़ हैं उनकी फ्रेटर्नल रिजेम्बलेंस होगी, मीन्स जो ब्रदर्स सिस्टर्स होंगे वो अलग दिखेंगे, तो उनको फ्रेटर्नल ट्विन्स कहते हैं। मोनोजाइगोटिक के अंदर क्या है, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, और वो ट्विनिंग फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। सो ज़्यादातर रेयर ओकेजन में पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर डिवीजन विद इन 72 आवर्स हो जाए तो क्या होगा, दो सेपरेट प्लेजेंटा, कोरियन होगा, एमनियन होगा। अगर डिवीजन 4th और 8th डे पे होती है इनर सेल मास के फॉर्मेशन के बाद, तो उनको हम बोलते हैं डाईएमनियोटिक मोनोकोरियोनिक ट्विन्स। डाईएमनियोटिक मीन्स दो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होगी, एक कोरियन होगा। अगर डिवीजन 8th डे के बाद होती है जिसमें एमनियोटिक कैविटी ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी होती है, तो मोनो एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक ट्विन्स। मोनो एमनियोटिक मीन्स एमनियोन भी एक, कोरियन भी एक। सो इस तरह से जो डिवीज़न होती है वो होती है। अगर 1 to 3 डे पे हो तो डाईकोरियोनिक डाईएमनियोटिक बनेंगे, 4th to 8th डे पे मोनोकोरियोनिक डाईएमनियोटिक। एंड इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट अगर 8 to 13 डे पे होता है तो मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक, और अगर 13 to 15 डे के बाद हुआ तो कंजॉइंट ट्विन्स बनेंगे। नाउ मल्टीपल प्रेगनेंसी ये भी बता दिया मैंने कि अगर 2 वीक्स के बाद होती है तो क्या बनते हैं, कंजॉइंट ट्विन्स बोलते हैं, जिनको बोलते हैं साइएमीज ट्विन्स। सो 4 टाइप्स की फ्यूजन हो सकती है इसमें, थोरैकोपेगस, ओमेलोफेगस, सिफेलोपेगस, स्क्यूफेगस। सो इस तरह से जॉइन हो सकते हैं अलग अलग तरीके से ट्विन्स, इनको हम कंजॉइंट ट्विन्स बोलते हैं। नाउ एग्जामिनेशन कैसे करेंगे प्लेजेंटा और मेम्ब्रेन की। सो डाईजाइगोटिक के अंदर दो प्लेजेंटा होंगे, या तो कम्प्लीटली सेपरेटेड हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं मार्जिन पे, लेकिन दोनों फीटल वेसल्स के बीच में कोई किसी तरह का एनास्टोमोसिस नहीं होगा। मोनोजाइगोटिक के पर प्लेजेंटा सिंगल हो सकता है और एनास्टोमोसिस हो सकता है, जैसे हमने देखा था कि डाईएमनियोटिक डाईकोरियोनिक डाईएमनियोटिक मोनोकोरियोनिक हो सकता है, और हर फीटस जो है अपनी एमनियोन कोरियोन होगी उसकी। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, सेपरेट एमनियोनिक सैक होगा, और हो सकता है कोरियोनिक लेयर कॉमन हो दोनों के बीच में। तो इंटरवीनिंग मेम्ब्रेन में 4 लेयर्स होंगी, एमनियोन, कोरियोन, कोरियोन, एमनियोन, इस तरह से अलग अलग होंगी 4। इंटरवीनिंग मेम्ब्रेन 2 लेयर होंगी एमनियोन्स की। सो इस तरह से जो जाइगोटिक मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, डाइजाइगोटिक होते हैं, तो इनके अंदर देख रहे हैं हम मोनोजाइगोटिक 2 एमनियोन्स, कोरियोन नहीं है कोई भी। एमनियोन 2 है लेकिन कोरियोन नहीं है, इनमें एमनियोन कोरियोन दोनों साइड है। अब दूसरा तरीका क्या है कि सेक्स वाइल की उनकी अपोजिट सेक्स होगी तो वो ऑलमोस्ट ऑलवेज बाइओविलर होते हैं, और अगर सेम सेक्स होती है तो वो यूनिओविलर होते हैं। अगर सेम सेक्स के हैं तो उनका सेम फीचर्स हैं तो मोनोजाइगोटिक, मतलब वो ज़्यादातर यही चांसेस होंगे अगर सेम सेक्स है कि मोनोजाइगोटिक हो सकते हैं। दूसरा तरीका है स्किन ग्राफ्ट लेके, तो वो भी मोनोजाइगोटिक ट्विन को हम अगर रेसिप्रोकल स्किन ग्राफ्ट है तो इसका मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विन है। उसके बाद डीएनए माइक्रोप्रोब टेक्निक है, वो उस तरीके से भी दे सकते हैं, और फॉलोअप स्टडीज़ कर सकते हैं कि फिजिकल और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सेम है, फीचर सेम है, तो इसका मतलब वो मोनोजाइगोटिक ट्विन है ना। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्विनिंग को, तो ट्विन प्रेगनेंसी का कोज वैसे नोन नहीं है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। तो सबसे पहले है रेस। सो ज़्यादातर जो नेग्रोज होते हैं उनके अंदर कॉमन है।
दूसरा है हेरिडिटरी, फैमिली हिस्ट्री अगर रही है मदर को या सिस्टर को, किसी को भी ट्विंस हुए हैं तो चांसेस है। देन मैटरनल एज एंड पैरिटी, कि ट्विनिंग ज़्यादातर कब होती है 37 ईयर्स की एज पे। उसके बाद पैरिटी, अगर 5th ग्रेविड है ऑनवर्ड्स है। उसके बाद न्यूट्रिशनल फैक्टर, जो टॉलर और हैवियर वुमेन होते हैं उनमें ट्विनिंग का चांस ज़्यादा होता है। देन गोनेडोट्रोफिन हार्मोन की वजह से अगर इनफर्टिलिटी थेरेपी, जिसको ART बोलते हैं, तो वो अगर वो ले रही है मदर तो भी चांसेस है कि ट्विनिंग हो सकती है। नाउ सम टर्म्स आर देयर, फर्स्ट इज सुपर फिकंडेशन। तो इसमें क्या होता है कि दो ओवा अलग अलग साइकिल में दो ओवा अगर सेम साइकिल में रिलीज हो, सेम सेपरेट एक्ट ऑफ कोइटस से विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम सुपर फिकंडेशन बोलते हैं। मीन्स दो ओवा रिलीज होंगे, सेम साइकिल में रिलीज होंगे। सुपर फिटेशन, दो ओवा रिलीज होंगे लेकिन अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल में होंगे। देन फिटस कंप्रेसस, इसमें एक स्टेट होती है जहाँ पे एक फीटस ऑलरेडी जो है डाई हो चुका होता है, अर्ली डाई हो जाता है। देन फीटस एकार्डिस, इसमें क्या होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन में होता है ये, एक फीटस का पार्ट जो है अमोर्फस रहता है और वो पैरासाइटिक रहता है विदाउट अ हार्ट, मीन्स वो होगा लेकिन उसका कोई हार्ट नहीं होगा। दूसरा होता है हाइडिटिफॉर्म मोल, इसमें क्या होता है हाइडिटिफॉर्म मोल सबको पता है कि इसके अंदर एक वन प्लेजेंटा से बनता है, इसमें नॉर्मल फीटस और प्लेजेंटा होंगे, ये नॉर्मली हम देख सकते हैं। देन वेनिशिंग ट्विन, इसमें क्या होता है कि अगर ओकेजनल कई बार क्या हो जाती है एक ट्विन की डेथ हो जाती है और एक ट्विन सर्वाइव करता है विद द नॉर्मल प्रेगनेंसी। देन डायग्नोसिस, कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, तो हिस्ट्री के थ्रू कि अगर कोई ड्रग तो नहीं ले रही मदर, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। देन सिम्टम्स के थ्रू, तो जो माइनर एलिमेंट्स होती है वो ज़्यादा होंगी, जैसे नोज़िया वोमिटिंग नॉर्मली होता है लेकिन ज़्यादा होगा इसमें। कार्डियो रेस्पिरेटरी एम्बेरसमेंट जैसे पल्पिटेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वो ज़्यादा होगा। स्वेलिंग ज़्यादा होगी लेग्स की, हेमरोइड्स हो सकते हैं। अब्डोमिनल एनलार्जमेंट भी ज़्यादा होगा और फीटल मूवमेंट भी ज़्यादा होगी। देन जनरल एग्जामिनेशन, उनको अनीमिया मदर को ज़्यादा होगा, वेट गेन ज़्यादा होगा और प्री क्लैम्शिया भी हो सकता है। देन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन देख सकते हैं हम कि जो नॉर्मल प्रेग्नेंट यूट्रस होता है उसकी शेप से वो चेंज मिलेगी, हाइट भी चेंज मिलेगी, हाइट ज़्यादा मिलेगी जितनी होनी चाहिए। बल्क जो है फीटल बल्क वो डिस्प्रोपोर्शनल होगा इन रिलेशन टू साइज ऑफ हेड, बहुत ज़्यादा फीटल पार्ट फील होंगे, 2 फीटल हेड फील होंगे, फीटल हार्ट साउंड ज़्यादा सुनाई देगी। उसके बाद हम सोनोग्राफी के थ्रू देख सकते हैं, रेडियोलॉजी के एग्जामिनेशन कर सकते हैं और बायोकेमिकल टेस्ट जिसमें कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलता है। देन कॉम्प्लिकेशंस, सो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो सकता है, एक्सैजरेटेड अर्ली सिम्टम्स की मैंने बता ही दिया था कि नोज़िया वोमिटिंग ज़्यादा होते हैं, मिसकैरेज का चांस ज़्यादा होगा, माल प्रेजेंटेशन का चांस ज़्यादा होगा, माइनर डिसऑर्डर्स भी ज़्यादा होंगे, अनीमिया, प्लेजेंटा प्रीविया, प्रीटर्म लेबर डिलीवरी हो सकता है, हाइपरटेंशन का रिस्क ज़्यादा हो सकता है और APH। लेबर के टाइम पे प्रीमेच्योर रप्चर हो सकता है मेम्ब्रेन का, कोड प्रोलैप्स, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ऑपरेटिव इंटरफेरेंस ज़्यादा हो सकता है कि ऑपरेटिव डिलीवरी फोर्सेप्स वगैरह ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। देन इंट्रापार्टम हेमरेज हो सकती है और पोस्टपार्टम हेमरेज। परप्यूरियम के टाइम पे सब इन्वोल्यूशन और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, लैक्टेशन फेलियर हो सकता है। अब कॉम्प्लिकेशन, बच्चे को क्या कॉम्प्लिकेशन है, ये मैटरनल कॉम्प्लिकेशन थी, बच्चे को कॉम्प्लिकेशन स्टिल बर्थ हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है, सिंगल फिटल डेथ जैसे अभी मैंने बताया वेनिशिंग ट्विन के केस में, IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, कंजेनाइटल अनोमली का चांस बढ़ जाता है, एक्सीडेंट्स का चांस बढ़ जाता है, कोड एक्सीडेंट्स जैसे कोड प्लैप्स का चांस बढ़ जाता है, कोरियोनिसिटी। देन रिस्क ऑफ एस्फिक्सिया, बच्चे के अंदर एस्फिक्सिया का चांस ज़्यादा होता है, ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी और ट्विन एंट्रैपमेंट, मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि कोई पार्ट जो है वो एंट्रैप हो जाए, निकले ना। उसके बाद ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, तो ये कॉम्प्लिकेशन सिर्फ मोनोकोरियोनिक ट्विन्स जिनकी जो होते हैं, तो इसमें क्या होता है एक जो ट्विन है वो ब्लीड करेगा इनटू अदर थ्रू द प्लेजेंटल एनास्टोमोसिस, मीन्स उनके बीच में प्लेजेंटा के बीच में कनेक्शन है तो ब्लीडिंग हो सकती है।
तो जो भी ट्विन होगा, जो रिसेप्टर ट्विन होगा, रिसेप्टर ट्विन मीन्स जो नॉर्मल ट्विन हुआ, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, हाइड्रोमनियोस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपरवोलेमिक। और जो डोनर ट्विन होगा मीन्स ब्लीड का मतलब क्या है, वो उनके बीच में ऐसा कनेक्शन हो सकता है कि एक ट्विन को प्रॉपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन न मिले, तो जो डोनर ट्विन होगा वो छोटा हो जाएगा, उसके अंदर ओलिगो हाइड्रोमनियो एनीमिक हो सकता है, हाइपोटेंसिव, हाइपोवोलेमिक। और डोनर जो है वो सीवियर ओलिगोहाइड्रोमनियोस की वजह से स्टक भी हो सकता है, तो उनके एचपी कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंस होगी और वेट भी अलग होगा। तो इसकी मैनेजमेंट क्या है, प्रॉपर एंटीनेटल डायग्नोस कर सकते हैं, बार बार एमनियोसेंटेंसेस कर सकते हैं ये देखने के लिए कि पॉलीहाइड्रोमनियोस तो नहीं है, अगर है तो उसको कैसे कंट्रोल करें। देन एक ट्विन का हम रिडक्शन कर सकते हैं, मीन्स उस टाइम पे एक ट्विन को निकाल सकते हैं अगर दोनों का चांस ये हो कि दोनों फीटस सर्वाइव नहीं कर सकते। सो इस वाले ट्विन्स जो है उनका ज़्यादा बेटर आउटकम होता है एज़ कम्पेयर टू लार्जर ट्विन।